नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो बहुत जरूरी और सच कहूं तो बहुत संवेदनशील भी है। देखिए, कहानी तो एक आवाज से शुरू होती है, लेकिन ये दिखाती है समाज के उन गहरे जख्मों को जो बरसों के शोषण और एक खास किस्म की कंडीशनिंग से बनते हैं। तो आइए इस सच्चाई का सामना करें। हमारी ये पूरी बातचीत एक महिला के इस शक्तिशाली बयान से शुरू होती है। सोचिए, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की सजा क्या मिली? अपने ही परिवार से अलगाव, अकेलापन। और हाँ, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये उस आम संघर्ष की आवाज है जो समाज में बहुत बहुत गहराई तक बसी एक दर्दनाक समस्या के खिलाफ उठाई जाती है। इस बयान में वो पूरा चक्र सामने आता है, उत्पीड़न का और फिर पीड़ित को ही दोषी ठहराने का। ये वो चक्र है जो सच बोलने वालों को बिल्कुल अकेला कर देता है। देखिए, बात कपड़ों की तो है ही नहीं। चाहे साड़ी हो या जीन्स, देखने वालों का नजरिया नहीं बदलता। और जब कोई हिम्मत करके सच बोलता है तो वही परिवार जिसे सहारा होना चाहिए था, वही साथ छोड़ देता है। तो अब बातचीत एक अकेले अनुभव से आगे बढ़कर समस्या की असली जड़ तक जाती है। और वो जड़ क्या है? हमारा बीमार सांस्कृतिक वातावरण। इस माहौल को समझने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक, एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। गंदा नाला। सोचिए, ये उस जहरीले कल्चर का प्रतीक है जिसमें हम सब जीने को मजबूर हैं। ये एक ऐसी धारा है जिसमें सदियों की सामाजिक और ऐतिहासिक गंदगी बह रही है और जो हमारी पहचान तक को बिगाड़ रही है। तो सवाल ये है कि जहरीले माहौल से निपटा कैसे जाए। यहाँ एक 3 स्टेप की रणनीति बताई गई है। सबसे पहला, आत्मसुरक्षा। मतलब उस गंदगी में कूदने की जरूरत नहीं है, खुद को उससे बचाना है। दूसरा, अपना माहौल बदलो। उस नाले के पास से हटकर किसी बेहतर जगह जाओ। और तीसरा, जो सबसे अहम है, उस नाले को जड़ से साफ करने की जो लंबी लड़ाई है, उसमें अपना योगदान दो। और यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है कि इन कड़वी सच्चाइयों का सामना अगर जल्दी हो जाए तो ये दर्दनाक तो होता है, लेकिन ये एक तरह का आशीर्वाद भी है। क्यों? क्योंकि ये उस झूठे रोमांटिक भ्रम में जीने से बचाता है जो आगे चलकर जीवन भर की पीड़ा देता है। अगर सच्चाई के छींटे बचपन में ही पड़ जाएं, तो इंसान उस नाले के किनारे अपना घर बसाने की गलती से बच जाता है। तो इस दर्द को समझने के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि समस्या की जड़ क्या है? आखिर असली दुश्मन है कौन? असली दुश्मन कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि वो पूरी की पूरी व्यवस्था है, वो सिस्टम है। उसे यहाँ एक लोक धर्म कहा गया है। मतलब वो अनलिखे सामाजिक नियम जो हमारे व्यवहार को ऐसे कंट्रोल करते हैं जैसे कोई धर्म करता हो, और ये जानबूझकर ऐसा व्यवहार, ऐसी सोच पैदा करते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समस्या है जिसकी जड़ें 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये हमारे माहौल में इस कदर घुल मिल गई है कि हवा की तरह दिखती नहीं, पर है हर तरफ। और यहाँ उस सबसे बड़ी त्रासदी की ओर इशारा किया गया है, जब वो लोग जिनका शोषण हो रहा है वो अनजाने में अपने ही शोषण करने वाले सिस्टम के रखवाले बन जाते हैं। ये सच में दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। ये सिस्टम अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखता है? ये हमारी पहचान को तोड़ मरोड़ कर हमें कुछ अप्राकृतिक, अननेचुरल भूमिकाओं में कैद कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। समाज दो अजीब से कैरिकेचर, दो व्यंग चित्र बनाता है। पुरुषों को सिखाया जाता है कि वो स्टील जैसे कठोर बने, भावहीन रहें, और महिलाओं को बताया जाता है कि वो फूल जैसी नाजुक और भावुक हों। एक को पूरी तरह लॉजिकल और दूसरे को पूरी तरह इरैशनल बना दिया जाता है। सच तो ये है कि प्रकृति ऐसे इंसान नहीं बनाती, ये समाज की बनाई हुई जेल है। और ये जो बनावटी बंटवारा है, ये एक बहुत ही घटिया वजह से किया गया है, ताकि इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच एक यौन खिंचाव, एक फ्रिक्शन पैदा हो। जब एक को स्टील और दूसरे को फूल बना दिया जाता है तो एक आकर्षण तो पैदा होता है, लेकिन ये बहुत ही घिनौनी और अपमानजनक बात है। तो फिर सवाल उठता है कि इन बंधनों से आज़ाद कैसे हुआ जाए? जवाब कहीं बाहर नहीं है। जवाब उस आग को पहचानने में है जो हम सबके भीतर पहले से मौजूद है। यहाँ कनकलता बरुआ जैसी शख्सियतों का जिक्र आता है जो सिर्फ 17 साल की उम्र में शहीद हो गईं। उनमें वो आग इसलिए नहीं थी कि वो कोई खास थीं, बल्कि इसलिए थी कि उन्होंने बंधनों को बंधन की तरह देखा, जबकि बाकी लोग उन्हीं जंजीरों को जेवर समझकर पहने हुए थे। और यहीं पर धूमिल की एक क्रांतिकारी कविता एक जबरदस्त आवाज की तरह सामने आती है।
ये कविता कहती है कि भाई ये समय चोटी गूंथने का, सजने संवरने का नहीं है। ये वक्त है बालों को कसकर जुड़ा बनाने का और लड़ाई के लिए तैयार होने का। और ये पंक्तियां शानदार ढंग से दिखाती हैं कि एक युवा जागरूक विद्रोह में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। इतनी ताकत कि वो सबसे बंजर जमीन पर भी आजादी की नई कोंपले खिला सकती है। और ये पूरी चर्चा इसी एक शक्तिशाली और व्यक्तिगत सवाल पर आकर खत्म होती है। ये कविता जो कनकलता बरुआ को समर्पित हो सकती है, वो किसी और के लिए कब समर्पित होगी, ये सोचने का समय है।